बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसमें हम देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो क्या होती है और उसके जो अफेक्ट्स हैं ऑन वेरियस प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो किस तरह जो है वो ये मॉलिक्यूल्स के ऊपर अफेक्ट जो है वो करती है उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इसके बारे में थोड़ा सा अगर देखें तो ये जो है इसको हम ट्रू बॉन्ड नहीं कहते। ट्रू बॉन्ड मतलब जैसे जो हमारा कोवलेंट बॉन्ड है या आयनिक बॉन्ड है या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, ये उस तरह का बॉन्ड नहीं है। लेकिन ये हमारे पास एक कह लें कि एक स्ट्रॉन्ग कंडीशन स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का क्या मतलब है कि हमारे पास अगर हाइड्रोजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच हो, जैसे यहाँ पे HF है, ये OH है या NH है, इनमें जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो इतना है, ज़्यादा है। अब इसकी वजह से जो हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर जो है वो पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जो हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, यही एक्चुअली चार्जेस जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन है, जैसे आप इस मॉलिक्यूल में दे सकते हैं, ये हमारे पास CH3OH यानी मिथानॉल जो है ये उसका मॉलिक्यूल है। तो इसमें जब एक हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा और साथ जो हमारे पास ऑक्सीजन है, जैसे यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है, तो इस पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव में एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल में जो है वो यानी ये फोर्स ऑफ एक आप कह लें कि अट्रैक्शन जो है वो डेवलप होगी ड्यू टू अपोजिट चार्जेस। अब क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जैसे आयनिक बॉन्ड्स में होती है कि वो आयनिक फॉर्म में होते हैं, वहाँ पे आयनिक बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बन जाता है। ये फोर्स जो है ये वीक फोर्स है। ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के जो डाइपोल्स बनते हैं उनकी वजह से है। तो वीक फोर्स होने की वजह से हमारा जो हाइड्रोजन जो बॉन्ड है ये आप कह लें कि एक वीक बॉन्ड है एज कंपेयर टू कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम डॉटेड लाइन से जो है वो शो करते हैं। ये हमारे पास नाइट्रोजन की एग्जांपल है। इसी तरह अगर आप HF मॉलिक्यूल है तो उसमें भी देख सकते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। वाटर मॉलिक्यूल जो है उसमें ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो जहाँ भी हाइड्रोजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होगी, वहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस वजह से होगी? ये जो डाइपोल बनता है बॉन्ड के ऊपर, जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस आते हैं, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, उस वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो होती है। Though the OH and NH bond are strongly polarized, leaving the hydrogen atom with partial positive charge. This partially positive hydrogen atom forms inter or intramolecular attachments when the non-bonding electrons are on oxygen, nitrogen, and fluorine atom. Although hydrogen bonding is a strong form of intermolecular interaction, it is much weaker than normal CH-CNH-OH covalent bond. Breaking a hydrogen bond requires about 20 to 40 kilojoule per mole, compared with about 400 kilojoule per mole energy required to breaking CH, NH or OH bond. जैसा मैंने पहले आपको बताया कि हमारे पास क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वीक इंटरेक्शंस हैं और ये बॉन्ड भी वीक होता है, तो इसके लिए हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उसको ब्रेक करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए ये 20 टू 40 किलो जूल पर मोल एनर्जी होती है। और ये वेरी करती है फ्रॉम मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल के जितनी आप कह लें कि पोलैरिटी जो है वो मॉलिक्यूल में ज़्यादा होगी उसकी उतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है उसको ब्रेक करने के लिए जो है वो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी। इसको अगर हम कंपेयर करें जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है, तो कोवेलेंट बॉन्ड जैसे CH है या NH है, तो इनकी जो एनर्जीज हैं
कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वो हमें जो है वो अबाउट नियर अबाउट 400 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो रिक्वायर होती है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास दो तरह की, जैसे यहाँ पे आया कि इंटर और इंट्रा, दो तरह की ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटर मालिक्यूलर और इंट्रा मालिक्यूलर। वो हम आगे उसकी भी एग्जांपल्स जो है वो देखेंगे। ये हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जैसे मैंने आपको कहा कि ये हमारे पास 20 to 40 जो है वो वेरी करती है, ये 41 या 42 तक ये वेरी करती है। तो हमारे पास जो HF है इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये 41.84 किलो जूल पर मोल है। इसी तरह जो वाटर है इसमें ये 29.29 किलो जूल पर मोल है। और अगर आप अमोनिया में देखें तो ये ओनली हमारे पास 8.37 जो है वो रह जाती है। यानी ये 20 से भी जो है वो कम है। इस तरह आप क्यों कह लें कि 10 से भी जो है वो हो सकता है, 10 to 40 आप कह सकते हैं उस रेंज को। डिफरेंट जो बुक्स हैं उनमें ये डिफरेंट है। तो अब इसमें अगर आप देखें तो HF जो है, फ्लोरीन जो है, जैसा आपको पता है कि फ्लोरीन जो है ऑन द टॉप ऑफ द हेलोजेंस, ये इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से जो पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस HF मॉलिक्यूल्स में आएंगे वो थोड़े आप कह लें कि स्ट्रॉन्ग होंगे एज़ कम्पेयर टू वाटर और अमोनिया। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा, पोलैरिटी ज़्यादा होगी, तो जो पोल बनेंगे उनके दरमियान जो इंटरेक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो भी ज़्यादा होगी, तो इसलिए इसको ज़्यादा एनर्जी है। अब वाटर में जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, उसी तरह इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है, हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी, वो भी जो है वो कम है। और नाइट्रोजन की जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम है। तो ये हाइड्रोजन से क्योंकि डिफरेंस जो है वो जैसे जैसे कम हो रहा है वैसे वैसे पोलैरिटी जो है वो कम हो रही है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो भी कम हो रही है। इसमें जो हमारे पास टाइप्स हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, दो तरह की हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और एक जो है हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। okay. जो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग होती है बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। जैसे देखें, ये हमारे पास पैरानाइट्रोफिनोल है, इसका एक मॉलिक्यूल जो है उसकी ऑक्सीजन और सेकंड मॉलिक्यूल की जो हाइड्रोजन है, इनकी आपस में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और इस विद इन द मॉलिक्यूल जो है वो ये बॉन्डिंग नहीं है, ये बिटवीन दीज टू मॉलिक्यूल्स या बिटवीन द मॉलिक्यूल्स है। इसको अगर हम हम कंपेयर करें यहाँ पे आर्थोनाइट्रोफिनोल जो है, इसमें देखें तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है विद इन द मॉलिक्यूल ही है, यानी जो नाइट्रो ग्रुप है और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है इसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर, वो उनकी हाइड्रोजन और नाइट्रो की ऑक्सीजन जो है, ये इनकी ही आपस में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इस तरह जो है उसको हम इंट्रा मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, क्योंकि ये विद इन द मॉलिक्यूल है। अब हमारे पास जो आप कह लें कि जो इंट्रा मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट्स, और जो इंटर मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसकी वजह से जो इनके जो है बॉइलिंग पॉइंट्स में भी जो है वो डिफरेंस आता है। इंटर मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है रिजल्ट्स इन यूजुअली हाई बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द लिक्विड्स, thus high boiling points of water, alcohol, amines, acids are compared to monomeric molecules of the comparable molecular weight may explain on the basis of हाइड्रोजन बॉन्डिंग कि उसमें जो हमारे पास जो कंपेरेबल है वाटर और अल्कोहल के साथ, जो कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट के मॉलिक्यूल हैं, उनको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, उनको अगर आप इनके साथ कंपेयर करते हैं तो इनकी जो आप कह लें कि बॉइलिंग पॉइंट्स है वो हाई हैं। और ये क्यों है? ये इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। इसी तरह थाइल एसीटेट हो गया या सैलिसल्डिहाइड हो गया, आर्थोनाइट्रोफिनोल हो गया, ये जो है ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं इंट्रा मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। और दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इट प्रिवेंट्स द एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी इस तरह की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई इंट्रा मालिकुलर, उसमें जो एसोसिएशन होती है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स वो नहीं होती, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल हो जाती है।
So it is used to explain the stability of enol form of ethyl acetate and low boiling points of salicylic and orthonitrophenol as compared to their corresponding para isomers. ये हम जाके आगे जो है वो एग्जांपल्स देखेंगे विद स्ट्रक्चर्स के, इनके जो है बॉइलिंग पॉइंट्स में जो है वो क्या डिफरेंस है। ओके ये हमारे पास इथानॉल है। इथानॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये 78 डिग्रीज है, और इसके मुकाबले में जो हमारे पास डाई इथाइल ईथर है इसका -25 डिग्री है। अगर आप देखें तो ये C2H6O है और ये भी C2H6O ही है, और इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है दोनों का सेम है। अब सेम मॉलिक्यूलर वेट के हैं और सेम ही उनमें जो है वो कह लें कि एटम्स हैं सारे, हाइड्रोजन भी, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन सेम है। तो इनके जो बॉइलिंग पॉइंट में जो है उनका डिफरेंस जो है वो इतना क्यों आ रहा है ये -25 to 78 अबाउट ये 100 डिग्रीज जो है वो हायर है। यानी अल्कोहल का टेम्परेचर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ये डाइथाइल ईथर से तकरीबन 78 सॉरी 100 डिग्रीज यानी -25 है। तो ये आप पहले निकालें ज़ीरो तक लेके आए 25 हो जाएगा और आगे 78, तो ये तकरीबन 103 का जो है इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है। ये डिफरेंस जो है ये किस वजह से है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो मालिक्यूल्स हैं उनकी आपस में एसोसिएशंस हो जाती हैं। यानी एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल के साथ थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एसोसिएट करेगा, और इस एसोसिएशन की वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई हो जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली होता क्या है, बॉइलिंग पॉइंट वो आप कह लें कि टेम्परेचर होता है जहाँ पे आपके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक उस मीडिया में से जिसमें आपने रखे हुए हैं, यानी वो उसमें से वो स्केप करना शुरू करते हैं। बॉइलिंग का मतलब है कि वहाँ से वो वन बाय वन मॉलिक्यूल स्केप करेंगे। अब आपने एक लिक्विड एक बीकर में जो है वो लिया हुआ है, उसको आप बॉयल कर रहे हैं, और अब आफ्टर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सब देखते हैं जैसे वाटर में है कि उसके ऊपर जो है वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं, और वो वेपर्स किसके होते हैं, वो वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो स्किप कर रहे होते हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल जो है वो 100 पे ही जाके क्यों स्किप करते हैं, क्योंकि जो हमारे पास एसोसिएशन होती है बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, वो 100 पे जाके वो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है, और मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे से अलहदा होना शुरू हो जाते हैं, और इसी तरह जो है वहाँ से वो लीव करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपके मॉलिक्यूल्स में एसोसिएशन जो है वो स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होगी तो उनके बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेटली हाई होंगे, क्योंकि उनको एक दूसरे से अलहदा करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। डाइथाइल ईथर जो है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, लिहाजा ये मॉलिक्यूल जो है ये आपस में इनकी कोई एसोसिएशन नहीं होती, और इनका आप देख लें कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो -25 डिग्रीज है। इस तरह हमारे पास ये ट्राई मिथाइल अमाइन जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 3.5 डिग्री है, 3.5 डिग्री सी है, और इथाइल जो है, इथाइल मिथाइल अमाइन, इसका जो है वो 37 डिग्री है। इसमें भी आप देखें तो कार्बन 1 2 3, 3 कार्बन, 9 हाइड्रोजन्स और एक जो है वो नाइट्रोजन है। इसमें भी आप देख लें 1 2 3 कार्बन, 3 2 5 6 और 3 9 हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन। इन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है, लेकिन इनमें भी बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है, और उसकी वजह यह है कि यहाँ पे हमारे पास कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, जिस वजह से मॉलिक्यूल्स में एसोसिएशन नहीं होगी और इनका बॉइलिंग पॉइंट्स लो हैं। यहाँ पे एसोसिएशन होगी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो उस एसोसिएशन, आप ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखें यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन में, तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो 37 है। यहाँ पे ऊपर हमने जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन था, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चेंज होने से भी ये डिफरेंस भी आता है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि पोलैरिटी जब ज़्यादा होगी, तो पोलैरिटी ज़्यादा होने की वजह से जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। वो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो मॉलिक्यूल्स की एसोसिएशन भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। इसी तरह जो हमारे पास सॉरी ये उसी का है हमारे पास जो है, तो इस तरह जो है वो हमारे पास जो डिफरेंस आता है, यानी कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल जो है उनका आपस में जो बॉइलिंग पॉइंट का या मेल्टिंग पॉइंट्स का डिफरेंस आता है, वो इस वजह से ही है, जिसको हम ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके।
हमारे पास जो है आप इन एडिशन टू बॉइलिंग पॉइंट एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो भी अफेक्टेड होती है बाय दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मसलन हमारे पास जो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, इट्स 40 टाइम्स वीकर एसिड देन salicylic acid because the anion produced after ionization of salicylic acid is stabilized through intramolecular hydrogen bonding, where anion of para-hydroxybenzoic acid has no intramolecular hydrogen bonding. ये हमारे पास जो है ये आर्थो आप कह लेंगे जो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है और ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है। इसको जो है वो हम सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं, जो हमारे पास जो है वो जो है वो ये आर्थो हाइड्रोक्सी है। अब इन दोनों में जो है वो फ़र्क क्या है, और ये इनकी एसिडिटी जो है वो इसकी जो है वो ज़्यादा है आर्थो की, और पैरा की जो है वो कम है। अब हमारे पास जो एसिड है, जैसे हम मैंने पहले भी जो है वो लास्ट लेक्चर जो हमारा रेजोनेंस था उसमें ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी कि स्ट्रॉन्ग एसिड वो हो जाता है तो जो आफ्टर आयोनाइजेशन जिसका जो नेगेटिव आयन है या एनायन है वो स्टेबलाइज हो जाए। अब अगर वो स्टेबलाइज इटसेल्फ, यानी वो इटसेल्फ स्टेबलाइज होना चाहिए, तो अगर वो स्टेबलाइज हो जाता है तो फिर हमारे पास जो है वो कह लें कि वो जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। अब इसमें जो है जब इसका जो नेगेटिव आयन यानी आर्थो पैरा जो हमारा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसका अगर नेगेटिव आयन बनेगा तो वो जो नेगेटिव चार्ज आता है ऑक्सीजन के ऊपर, और क्योंकि आर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोक्सिल की हाइड्रोजन के साथ जो है उसकी हाइड्रोजन यानी ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। इस वजह से ये नेगेटिव आयन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू पैरा हाइड्रोक्सी। इसमें जो है वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इसमें वो एसोसिएशंस होंगी, लेकिन वो एसोसिएशन के साथ साथ आप ये देखें कि उस मीडिया में हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगी, तो विद इन द मालिक्यूल जो स्टेबिलिटी है वो इसमें ज़्यादा होगी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, इसलिए ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसी तरह आर्थोनाइट्रोफिनोल की एसिडिटी हमने देखी थी, ये एग्जांपल हमने पहले भी की थी कि हमारे पास जो आर्थोनाइट्रोफिनोल है उसकी जो हमारे पास पीके वैल्यू है देखें ये 7.23 जो है वो आ रही है, और इसमें जो पैरा है उसकी 7.14 है, यानी पैरा जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसकी वजह भी जो है वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि हमारे पास ये जो आर्थो है ये वीक है। अब एक्चुअली जैसे हमने इसकी बाकी इफेक्ट्स देखे थे, यानी नाइट्रो के इंडक्टिव और रेजोनेंस इफेक्ट देखे थे, तो हमने कहा था ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए लेकिन ये वीक है, तो उसकी वजह यह है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो वहाँ बन जाती है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बनी है, जैसा पिछले एग्जाम्पल में देखा, वो नेगेटिव आयन बनने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी थी। ये नेगेटिव आयन यानी हाइड्रोजन रिलीज होने से पहले ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है। जब पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी तो फिर इस हाइड्रोजन को निकालना डिफ़िकल्ट होगा, इसलिए ये जो है ये हमारे पास वीक है। और जो हमारा पैरानाइट्रोफिनोल है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो आफ्टर रिमूवल, यानी जब आप जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी या आप यूँ कह लें कि जब हम उसको ये उसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हम उसको वाटर में करते हैं तो उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाइट्रो की ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ होगी विद इन द मॉलिक्यूल, यानी इस हाइड्रोजन के साथ जो है वो कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, ये हाइड्रोजन फिर यहाँ से इजीली रिलीज हो जाएगी। सिमिलरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग अफेक्ट्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड्स, हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी है उसको भी ये अफेक्ट करती है। ये हमारे पास इसकी जो आर्थोनाइट्रोफिनोल है इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। सॉल्युबिलिटी कम तब होती है जब आपका आप जो मॉलिक्यूल है उसका इंटरेक्शन अगर आपस में ज़्यादा हो और सॉल्वेंट के साथ कम हो तो सॉल्युबिलिटी कम होती है। यही वजह है कि जो नॉन पोलर हमारे कंपाउंड होते हैं वो उसमें पोलर सॉल्वेंट्स में या पोलर कंपाउंड जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व नहीं होते, क्योंकि सॉल्वेंट और सल्यूट का इंटरेक्शन नहीं होता। तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्वेंट और सॉल्यूट जो है उसका इंटरेक्शन अगर आपस में ज़्यादा होगा
यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूट का इंटरेक्शन आपस में ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी अच्छी होगी। अगर जो सॉल्यूट है उसका इंटरेक्शन जो है वो सॉल्वेंट के साथ जितना जितना आप कह लें वीक होता जाता है, उतनी उतनी सॉल्युबिलिटी भी जो है वो कम होती जाती है। तो यहाँ पे जो आर्थो नाइट्रोफिनोल है, इसमें क्योंकि विद इन द मॉलिक्यूल ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है जब यहाँ पे हो जाएगी, तो इसको आप अगर वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी चेक करें, तो यहाँ पे इसको अगर हम कंपेयर करें, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ हो रही है? सॉल्वेंट के साथ। और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ हो रही है? विद इन द मॉलिक्यूल। इसका मतलब है कि इस कंडीशन में हमारे पास आप कह लें कि सॉल्वेंट के साथ इसका इंटरेक्शन कम है, लिहाजा इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, और जो हमारा पैरा नाइट्रो है उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो हाई होगी, ज़्यादा होगी। इसके अलावा अगर आप इसी के आर्थो नाइट्रोफिनोल की एग्जांपल हम कर रहे हैं, इसके अगर हम मेल्टिंग पॉइंट देखें, आर्थो का जो है वो 45 है, और जो पैरा है इसका 114 है। इसकी वजह भी जो है वो हमारे पास यही है कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो आर्थो नाइट्रोफिनोल है इसकी एसोसिएशन नहीं है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। और मेल्टिंग पॉइंट में ये होता है कि जो आपकी पैकिंग होती है मॉलिक्यूल की, जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतना उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होता है। और पैकिंग में क्या होता है? पैकिंग मीन्स कि इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है मॉलिक्यूल्स की अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो पॉइंट होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मेल्ट होके एक दूसरे के ऊपर रोटेट करना शुरू कर देते हैं। उससे पहले ये स्टॉप होते हैं, यानी ये रोटेशन इनकी नहीं हो सकती। तो जब आप इनको हीट करते हैं और एनर्जी देते हैं, तो जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं जो उनको रोके रखा हुआ जो जिसकी वजह से वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस ओवरकम होती हैं विद टेम्परेचर, तो वो फिर जो है वो एक दूसरे के ऊपर मॉलिक्यूल जो है वो रोटेट करना शुरू करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि अगर आपकी वो अट्रैक्शन ज़्यादा है मॉलिक्यूल्स की, तो फिर वहाँ पे जो है वो उसके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, और अगर वो अट्रैक्शन कम है तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो जो है वो लो होते हैं। तो यहाँ आर्थोनाइट्रोफिनोल में जो है वो बिटवीन द मॉलिक्यूल एसोसिएशन कम है, ये तो विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। और आर जो हमारा पैरानाइट्रो है उसमें ये होगा कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जो है वो उनकी एसोसिएशन जो है वो ज़्यादा होगी, जैसे पीछे हमने स्लाइड में देखा भी था कि इनकी एसोसिएशन जो है वो नाइट्रोजन आर्थोनाइट्रोफिनोल की जो है वो सॉरी पैरानाइट्रोफिनोल की जो है वो मॉलिक्यूल्स के साथ एसोसिएशन ज़्यादा, इसलिए इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आप पैरा का ज़्यादा होगा। इसी तरह जो बॉइलिंग पॉइंट है इसकी भी पहले हमने बात की है कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो आर्थोनाइट्रोफिनोल है उसका बॉइलिंग पॉइंट 215 है, और जो पैरानाइट्रो है उसका 279 है। ये डिग्रीज में है, यानी सेंटीग्रेड में। ओके, ये हमारे पास एक लास्ट जो एग्जांपल है, ये जिसकी हमने पहले भी बात की थी, जो सल्फिल्डिहाइड है, ये बॉयल होता है एट 196 डिग्री एंड कैन बी स्टीम डिस्टिल्ड रेडिली, where its para-isomer whose hydrogen bonding tendency must be satisfied only intermolecularly boils above 40 to 40 degrees C and is not appreciably steam volatile। ये जो है ये हमारे पास सल्फिल्डिहाइड है और ये आर्थो है, यानी ये सल्फिल्डिहाइड, यानी इसमें जो अल्डिहाइड और ये जो हाइड्रोक्सिल है ये एडिसेंट पोजीशन के ऊपर है, आर्थो पोजीशन के ऊपर है। और इसमें क्या होता है कि विद इन द मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। अब इस वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये 196 डिग्री है, और इसको हम स्टीम के थ्रू जो है वो आप कह लें कि स्टीम डिस्टिलेशन हम इसकी कर सकते हैं इजीली, क्योंकि इसकी ये वोलाटाइल होगा, ज़्यादा वोलाटाइल होगा। अगर इसको आप कंपेयर करें इसके पैरा आइसोमर से, तो उसका जो टेम्परेचर है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो 240 डिग्री है। उसकी वजह क्या है कि उसमें जो इंट्रा मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो नहीं होगी, बल्कि इंटर मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और इंटर मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उनकी आपस में एसोसिएशन ज़्यादा होगी, लिहाजा उनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई हैं, और उनकी जो स्टीम कह लें कि डिस्टिलेशन आप कह लें कि उतनी आसानी से नहीं होगी जितनी आसानी से जो है वो जो हमारा आर्थो आइसोमर है उसकी हो जाएगी।